अच्छा, आप में से वो लोग कौन है जिनका हैकाथॉन 1 कंप्लीटेड है? सबका कंप्लीटेड ना? अब हम 2 पे जा रहे हैं। 2 के लिए आज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको मोहसिन भाई ने और मिस ने दिया। तो हैकाथॉन 2 का अगर आप स्टार्ट देखें तो बहुत ही, ये कह सकते हैं, सिंपल स्टार्ट है। एक आपने कंसोल ऐप बनानी है पाइथन में, और उस कंसोल ऐप का प्रोग्राम क्या होगा? टू डू ऐप। कितने लोगों को क्लियर है टू डू ऐप क्या है? सबको पता है, एक लिस्ट ऐड होती जा रही है। लेकिन अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें, इस डॉक्यूमेंट में टू डू ऐप को भी थोड़ा सा रिक्वायरमेंट के साथ बताया हुआ है। लेकिन आना टू डू ऐप नीचे। की प्रोग्रेशन बताई हुई यहाँ पर ना। टू डू ऐप की प्रोग्रेशन अगर हम देखें तो क्या क्या है? दिस फॉर्म द फाउंडेशन क्विक टू बिल्ड एसेंशियल फॉर एनी एमवीपी। एमवीपी कितने लोगों को नहीं मालूम, नहीं पता एमवीपी क्या है? ईमानदारी से बताया करें, कोई टेंशन नहीं। एमवीपी होता है मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोडक्ट का आप ऐसा फेज बनाते हैं जो कह सकते हैं एक मिनिमम हो, कम से कम हो, एटलीस्ट आपके प्रोडक्ट के जो कोर फीचर है, असेंशियल फीचर है, वो उसमें मौजूद हो। तो आप एज अ डेवलपर, क्योंकि इनोवेशंस कर रहे हैं, आप लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कोई ना कोई, तो आपकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कि आप एमवीपी बनाएं। अब जाहिर है अगर आपको कोई सोशल मीडिया ऐप बनानी हो, आप पूरी कंप्लीट तो नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि आपने यूज़र के एंड पे तो दी नहीं है, आपको तो नहीं पता यूज़र उसको किस बिहेवियर के साथ इस्तेमाल करेगा। तो आप क्या करेंगे? आप एमवीपी बनाएंगे, मतलब मिनिमम फीचर के साथ उसको लॉन्च करेंगे। जब वो यूज़र के एंड पर जाएगी तो वहाँ से आपको यूज़र का बिहेवियर मालूम होना शुरू होगा। वहाँ से आप एक्सपीरियंस गेट करेंगे कि यूज़र किस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है। तो ये एमवीपी होता है, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, कि हम प्रोडक्ट का मिनिमम वर्जन बनाते हैं। मैं एक साथ पूरी प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा जिसको बनाने में मुझे 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, बनने के बाद मुझे पता लगे तो चलेगी नहीं। मैं इसका मिनिमम वर्जन बनाऊंगा ताकि मैं उसको एडजस्टमेंट कर सकूँ, रिक्वायरमेंट्स कंसिडर कर सकूँ। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का एमवीपी है टू डू ऐप का, तो बेसिक एमवीपी क्या है? सबसे पहला, टू डू ऐप मतलब मेरी लिस्ट, मैं कुछ बाय करने जा रहा हूँ मार्केट में सामान, मैंने लिस्ट बनाई, टू डू ऐप बनाई, मैंने क्या करा? टास्क को ऐड करा। तो पहला आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है? टास्क एडिशन, क्रिएट न्यू टू डू आइटम। मतलब अगर कोई लिस्ट है तो उसमें एक आइटम ऐड होता जा रहा है ना, टास्क ऐड हो रहा है, आइटम ऐड हो रहा है, या क्या बाय करना है उसका नाम ऐड हो रहा है। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? उसी का डिलीट, भाई कोई कार्ड गलती से ऐड कर दिया, डिलीट कर दिया। थर्ड नंबर पर आ रहा है उसका अपडेट, सम टाइम हमने कोई टाइपो कर दिया लिखते हुए, मिस्टेक कर दी तो हमने उसको अपडेट कर दिया, या डिटेल पूरी नहीं लिखी। तो ये फोर्थ नंबर पर आ रहा है व्यू टास्क लिस्ट, मतलब मैं अपनी पूरी लिस्ट को देख सकूं मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। इनिशियली ब्लैंक होगी, जब टास्क ऐड होंगे तो उसमें डिटेल्स आ रही होंगी, मतलब नाम आ रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे लास्ट में आ रहा है मार्क इज कंप्लीट। मार्क इज कंप्लीट क्या? टॉगल है। टॉगल मतलब कोई भी हम उसके ऊपर काम कंप्लीट हो गया या काम अभी पेंडिंग है, उसका कंप्लीट आ जाएगा। अगर आपने टू डू लिस्ट में 6 चीज़ें ऐड करी, पहली चीज़ आपकी हो गई, बाय करने का है मार्केट में सामान, मोबाइल बाय करना है, मोबाइल का पाउच बाय करना है, मोबाइल का चार्जर बाय करना है। अब आपने मोबाइल का चार्जर बाय कर लिया तो आपने चार्जर पे ओके लिख दिया कि अब ये हो गया। हम वहाँ पर टॉगल होता है ना, कि आपने कोई इसमें चेक बना दिया, टॉगल को ट्रू बना दिया, कोई कलर लगा दिया, या स्ट्राइक थ्रू होता है। स्ट्राइक थ्रू पता है क्या होता है? टेक्स्ट के दरमियान में जो एक लाइन आ रही होती है, सही है ना, हमने उसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया कि ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपनी टू डू ऐप के एसेंशियल फीचर जो उसके एमवीपी में आते हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपने क्या बनानी है हैकाथॉन 2 के अंदर? क्या बनाना है? टू डू ऐप। एक बार रिपीट करें, क्या बनानी है? टू डू ऐप। अब जो टू डू ऐप है उसको बनाने के मल्टीपल फेज हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5। अब टू डू ऐप के अंदर भी क्या फीचर होंगे? शुरू में आपको क्या रखना है? एसेंशियल फीचर, ऐड, डिलीट, अपडेट, व्यू और मार्क एज कंप्लीट। ये 5 एसेंशियल फीचर हैं आपने टू डू ऐप में रखना। ये आपका कौन सा की मिनिमम प्रोडक्ट हुए। अभी जो आपको हैकाथॉन के फेज मिलेंगे, फेज 1 2 3 4 5, वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। अभी तो हम ये देख रहे हैं बनाना क्या है, पहले वो तो पता लगा, हमें पता लग गया टू डू बनानी है। टू डू का मिनिमम वर्जन भी हमें पता लग गया क्या हमें किस तरीके से बनाना है। अब हम इसमें एक स्टेप आगे आते हैं। हम कहते हैं यार टू डू ऐप तो बन गई है, अब थोड़ा सा इसको एडवांस करा जाए। तो एक चीज़ याद रखना, पहले आपने असेंशियल वाला वर्जन बनाना है। जब वो बन जाए, वो चल रहा हो, आपने हैकाथॉन की सबमिशन करानी है।
फिर आपने सेम प्रोजेक्ट को अपडेट करना है एडवांस लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पर। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी सबमिशन हो चुकी होगी, आपके पास टाइम होगा अपडेट करने का। ठीक है, अब हम इंटरमीडिएट लेवल पर आए। इंटरमीडिएट पर हमने क्या करा, हमने कहा एक काम करते हैं, कुछ चीज़ों को कैटेगराइज कर लेते हैं। क्योंकि हम जब मार्केट में कुछ बाइंग करने जाते हैं तो टू डू लिस्ट होना तो अच्छी बात है, लेकिन समटाइम होता नहीं, पहले ये लेना है, दूसरे नंबर पर ये, थर्ड नंबर पर प्रायोरिटीज़ या टैगिंग, ऐसा करते हैं ना। आपके पास कुछ भी होता है तो हम टैगिंग करते हैं, प्रायोरिटीज़ बनाते हैं। तो एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ प्रायोरिटीज़ और टैगिंग का भी आ गया कि हम कैटेगरीज को अलग अलग प्रायोरिटाइज कर लें, हाई, मीडियम, लो, इस तरीके से उसको हम इजीली प्रायोरिटाइज कर लें। या तो कुछ लेबलिंग कर दें कि भाई ये चीज़ जो है मेरी असेंशियल है, मेरे काम से रिलेटेड, ये चीज़ घर वालों से रिलेटेड है, ये चीज़ मेरे इससे रिलेटेड है। तो हम क्या कर सकते हैं, टू डू ऐप को एक कोई भी प्रायोरिटाइज के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लेवल हो सकता है, प्रायोरिटी नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या क्या हो सकता है, या तो कोई कलर दे दें, ग्रीन का हाई मीडियम लो का टैग दे दें, ये हाई आइटम है, ये मीडियम या लो है। उससे ये फ़ायदा होगा, अगर आपका बजट ना हो, आइटम लो कैटेगरी का हो, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपने एक फीचर ऐड कर दिया। दूसरे नंबर पर आपने क्या फीचर ऐड करा, फिल्टर, सर्चिंग का। भाई इतनी बड़ी लिस्ट है, अगर वो 20 25 30 100 आइटम, तो फिल्टर होना चाहिए कोई ना कोई। मैं उस पर टेक्स्ट लिखूँ, वो सर्च करके ला दे मेरी टू डू के अंदर से। या आपने सेकेंडरी लेवल पे कर दिया। अब सर्चिंग में फ़िल्टर कौन कौन से हो सकता है, एक स्टेटस का फ़िल्टर हो सकता है सर्चिंग में कि भाई कौन कौन से टू डू मेरे कंप्लीटेड है, उसका मैंने सर्च बना लिया। मैंने क्या करा, फ़िल्टर पे क्लिक करा, बटन आए बहुत सारे। मैंने एक बटन था जिसका नाम क्या था, कंप्लीटेड वाला, उस पर चेक करा, सिर्फ वो आइटम आ गया जो कंप्लीटेड है, ताकि क्या हुआ, ये फ़िल्टर हो गया आ गया। मेरे पास 100 आइटम थे, 5 बाय कर चुका हूँ, अब मुझे देखना है भाई कौन से कंप्लीटेड है, तो मैंने फ़िल्टर लगा दिया। दूसरे नंबर पर फ़िल्टर आ गया हमारे पास, एक तो हमारे पास हो गया प्रायोरिटी बेस पे कि हमने फ़िल्टर करा कि कौन कौन से कंप्लीटेड है। सेकंड नंबर पर फ़िल्टर आ गया कि भाई हमें किसी डेट के हिसाब से देखना है, आज के दिन के, कल के दिन के, एक हफ्ते पहले। तो फिर दायरा में ये वाला फीचर थोड़ा बड़ा है। डेट अगर ऐड करनी है तो फिर तो टास्क ऐड करते वक्त डेट भी ऐड हो, ऐसे कि ना जब मैं टास्क ऐड कर रहा हूँ तो उस वक्त डेट टास्क के साथ, जैसे मैंने कहा मुझे लैपटॉप बाय करना है तो लैपटॉप के साथ डेट भी डेटाबेस में बैकग्राउंड पे जारी हो, ताकि जब फ़िल्टर लगाएं बैकग्राउंड से मुराद डेटाबेस से मुराद डेट जारी हो टास्क के साथ उसी वक्त। तो जब हम फ़िल्टर लगाएं तो डेट के साथ फ़िल्टर कर सकते। तो इस तरीके के 2-3 फ़िल्टर आप अपने हिसाब से लगा दें। एक सर्चिंग का बार बन जाएगा, एक फ़िल्टर का लग जाएगा, फ़िल्टर के बटन्स होते हैं। फिर आपके पास क्या आ गया, सॉर्टिंग आ गई टास्क की। आपने कहा भाई प्रायोरिटी या अल्फ़ाबेटिक या रीऑर्डर। सॉर्टिंग क्या होती है कि आपके पास ऊपर बटन बने हुए सॉर्टिंग के, एक सॉर्टिंग है डेट की, आपने डेट पे क्लिक करा, डेट वाइज लिस्ट आ गई। आपने सॉर्ट करा कैटेगरी, तो क्या आ रहा है, हाई आइटम ऊपर आ रहे हैं, मीडियम बीच में आ रहे हैं, लो डाउन पे आ रहे हैं, डेट वाइज नहीं आ रहा, डेट मिक्स हो गई। आपने सॉर्टिंग करा अल्फ़ाबेटिक, ए वाले पहले आ रहे हैं, बी वाले बाद में, सी वाले। तो इस तरह से सॉर्टिंग आप ये क्या कर रहे हैं, आप एक ही प्रोडक्ट में इन्हांसमेंट कर रहे हैं। ये इन्हांसमेंट आपने कब करनी है, जब आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाए उसके बाद आपने टाइम निकाल के इन्हांसमेंट करनी है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर कोई डायरेक्ट पूरी प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है उसकी मर्जी बना सकता है। टू डू वैसे सिंपल ऐप है, कोई इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ये हमारे पास क्या स्टेप्स आ गया बनाने के, कोशिश तो है लेकिन। थर्ड नंबर पे क्या आ गया, हमारा एक एडवांस लेवल आ गया। एडवांस लेवल पर उन्होंने क्या करा, कोई भी चीज़ रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब डेली, वीकली, मैं रोज़ाना एक चीज़ को बाय कर रहा हूँ। रोज़ाना मैं सुबह उठ के लिखता हूँ कि भाई मुझे ब्रेकफास्ट लेने जाना है, रोज़ाना सुबह उठ के लिखता हूँ ब्रेकफास्ट लेने जाना है, तो वो तो रिकरिंग हो गई। तो वो ऑटो आ जाए, खुद ही आ जाए। सुबह सुबह मैं उठूँ, मेरी टू डू में खुद ही ऑप्शन आ रहा हो कि भाई आपने ये चीज़ बाय करने जानी है। तो ये ऑटो रीशेड्यूल रिपीटिंग टास्क, रीशेड्यूल का मतलब है खुद ही मेरी आज की लिस्ट में ऐड हो जाए। उसने कहा भाई रोज़ाना ये लेने जाना है, या उसने ये देख लिया मंडे टू फ्राइडे लेने जाना है, सैटरडे संडे नहीं लेने जा रहे, या उसने ये देख लिया सिर्फ सैटरडे और संडे को ये चीज़ चाहिए होती है। तो वो क्या कर रहा है, उसने शेड्यूल सेट कर लिया, हर सैटरडे को वो चीज़ खुद ब खुद मेरे पास आ रही हुई। ठीक है, ये एक फीचर है, अच्छा फीचर है। उसके बाद एक ड्यू डेट्स एंड टाइम रिमाइंडर। अगर आपने कोई चीज़ ऐड करी टास्क के साथ, आपने उसको ऐड भी कर लिया कि ये मुझे 2 दिन के अंदर अंदर खरीदनी है। अब वो क्या करेगा, वो आप जैसे 2 दिन होने वाले होंगे, 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले आपको रिमाइंडर करेगा कि ये चीज़ आपने बाय नहीं करी। उसको कैसे पता लगेगा बाय नहीं करी, कौन बताएगा? रिमाइंडर आएगा उसके पास, कोई नोटिफिकेशन। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट ऐड करी अपनी टू डू में, उसके साथ डेट ऐड हो गई, एक चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पे क्या ऐड हो गया, उसके साथ ड्यू डेट मैंने ऐड कर दी, फिर मुझे 2 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर बाय करनी है। ठीक है,
अब जो रिमाइंडर चलेगा उसको कैसे पता लगेगा मैंने बाय नहीं करी? टाइमर सर, उसको हमने टास्क कंप्लीट नहीं किया होगा ना सर। हमने टास्क कंप्लीट नहीं करा होगा तो जाहिर है वो बाय नहीं हुआ। जब तक मैं टास्क मैं बाय करूंगा तो मेरा मैनुअल काम है, मुझे उसको कंप्लीट करना है। टॉगल का कोई बटन होगा, टॉगल करूंगा और वो कंप्लीट हो जाएगा। सही है। तो ये टू ऐप के 3 हमारे पास लेवल है। जो लास्ट लेवल है वो इंटेलिजेंट फीचर है। सेकंड लास्ट जो है हमारे पास वो ऑर्गेनाइजेबल मतलब यूजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है, और पहला जो है वो कोर एसेंशियल्स है। तो इसको हम बोलते हैं MVP 1, MVP 2, MVP 3। 1 मतलब कोर फीचर हो गया, 2 में मजीद एडिशन हो गई, 3 में और मजीद एडिशन होगा। ठीक है, इनके हमारे पास अलग अलग MVPs बन जाएंगे। अब हम आते हैं हमें एक्चुअली हैकाथॉन के फेजेस क्या है। ये तो वो हो गए जो प्रोडक्ट हमें बनाए हैं। अब सेम प्रोडक्ट आपने 5 बार बनानी है 5 अलग तरीक़ों से। टू ऐप है 5 अलग तरीक़ों से बनेगी। पहले नंबर पे आपको क्या बताया इसने तरीका? कंसोल बेस में क्या बताया आपको? टर्मिनल बेस टू डू ऐप। टर्मिनल बेस। अपडेट करवाना पड़ेगा, और अगर हम चाहें तो टास्क जो है वो अपडेट करवा सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ये सारी फंक्शनलिटी हमें कंसोल बेस पे रखनी है। और एक शो लिस्ट हमें वो बटन लगाना पड़ेगा जो हमारे टास्क हम ऐड कर चुके हैं तो वो उसकी लिस्ट शो कर दे, इस तरह से। अच्छा, किस किस के समझ में आ गया कंसोल जो अभी मैंने समझाया है? कंसोल बेस हैंड रेस कर दिया। और यानी आप कंसोल ऐप बना लेंगे? कंसोल ऐप फर्स्ट फेज तो कंप्लीट हो जाएगा। जो बना लेंगे जरा हाथ खड़ा करें। सही। और बाकी जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो भी सोच रहे सही। रीजनिंग करेंगे जितनी देर में हम रीजनिंग करेंगे उतनी देर में हम बना भी देगा क्लोड। चलिए कंसोल बेस समझ में आ गई। कंसोल बेस का ऑप्शन क्या है हमारे पास? फेज 1। और ये तो डेडलाइन आपको ड्यू डेट नजर आ रही है, ये तो जा चुकी है। ये थी फैकल्टी के लिए, जो कोऑर्डिनेटर साहब के मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, और मेरे लिए हम सबके लिए है डेडलाइंस थी। सही, आप लोगों के लिए डेडलाइन नहीं होंगी। ठीक है, वो हम आपको बता देंगे क्या हो। लेकिन आप लोग प्रोएक्टिव चलें, पहले से चीज़ें बनाएं ताकि जब हम कोई डेडलाइन अनाउंस करें तो आप आगे हों, बल्कि आप उसको अपडेट कर रहे हो, इन्हांस कर रहे हो। क्योंकि चीज़ बनी भी हो तो फिर आपकी फ़ायदा क्या होगा, आपको टाइम मिल जाएगा और टाइम में हम पढ़ाई कर लेंगे अपनी अच्छी। ठीक है, कंसोल बेस का मतलब क्या है? पाइथन के मैं ब्लैक टर्मिनल पर आया, मैंने पाइथन से ऐप रन करी तो वो टर्मिनल के अंदर ही मुझे ऑप्शन दे रहा है, 4 बटन दे रहा है। मैंने कोई भी बटन कैसे तो प्रेस होंगे 1 2 3 4 करके आ रहा होगा, मैंने प्रेस कर दिया 1 बटन या 8 का बटन, कोई भी बटन का नाम होगा, मैंने उसको टाइप करा, इंटर करा तो उसने मुझसे आइटम का नाम पूछा, मैंने आइटम का नाम पूछ के इंटर करा तो आइटम 8 हो गया। फिर मैंने कहा मुझे लिस्ट देखनी है तो मैंने लिस्ट लिखा, इंटर करा तो लिस्ट आ गई। फिर मैंने कहा मैं डिलीट करना है, मैं डिलीट लिख के इंटर करा, उसने बोला कौन सा डिलीट करना है? 7 8 10 आइटम है, कोई ना ID बताओ 1 2 3 4। मैंने बताया 4 डिलीट करना है। इस दिन अपडेट हुआ। टॉगल में भी हुआ कि मेरे पास एक टॉगल का बटन था, मैंने क्या लिखा टॉगल, इंटर करा, जैसे टॉगल लिख के इंटर करा तो उसने मुझसे ID पूछी। जैसे मैंने ID प्रेस करी तो जो आइटम था वो टॉगल हो गया, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैंने उसको दोबारा टॉगल करा तो वापस से इनकम्प्लीट हो गया। समटाइम गलती से कोई टॉगल हो जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ चल रही है? सारा कंसोल पर चल रहा है। इसमें कोई यूज़र इंटरफेस ग्राफिक्स वाला नहीं है, इसमें यूज़र इंटरफेस टर्मिनल वाला है। वो भी यूज़र इंटरफेस होगा ना टर्मिनल वाला, लेकिन वो ग्राफिकल नहीं, वो कमांड लाइन है। अब हम एक स्टेप आ गया है, नेक्स्ट पे बनानी सेकंड। अब फेज़ 2 के बारे में आपको अभी थोड़ी देर पहले बताएंगे। फेज़ 2 में और फेज़ 1 के दरमियान में आपको क्या एडिशनल डिफरेंस नज़र आ रहा है? फेज 1 CLI बेस्ड था और सेकंड जो है वो फेज़ 2 जो है वो प्रॉपर फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन, जबकि फेज़ 1 जो है वो सिर्फ कंसोल बेस ऐप था। फेज़ 2 में आपके पास फ्रंट एंड भी बन रहा है नेक्स्ट.जेएस में। फेज़ 2 में आपके पास बैक एंड आ रहा है फास्ट API पे। फेज़ 2 के अंदर आपके पास डेटाबेस है जो आपने नियॉन पे रखा हुआ है, और साथ में SQL मॉड्यूल है जो फास्ट API के साथ ही मिलकर चलेगा। तो मतलब एक बैक एंड है, एक फ्रंट एंड है और एक डेटाबेस। 3 टियर, 3 आपके पास टियर है। 3 टियर आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको। कितने लोगों को मालूम है 3 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है? और कितने लोगों को 3 टियर का नहीं पता? नहीं पता, कुछ तो खुद से सर्च कर लिया करो यार।
का तो इसका कंप्लीट ऑफिस है इसका। आपको इंटरव्यू में नहीं मरवा देना आप हमें, कहीं जाओ बोलो सर ने तो ये चीज़ बताई नहीं है हमें, आप हमारे सर से पूछ लें, कॉल कर लें उनको। हम आपकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, हम बोलते हैं इतने माशाल्लाह से टैलेंटेड स्टूडेंट हो जो हैं भी, लेकिन ऐसा भी तो नहीं करें ना कि हम तारीफ़ करते हुए सोचें। सही है, ये 3 टियर चले मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ। इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी लिंक और लैपटॉप से ओपन में टैप करना है। ये आ गया। क्या नज़र आ रहा है? क्लाइंट टियर मतलब फ्रंट एंड, एप्लीकेशन टियर मतलब Server. बैक एंड, डेटाबेस टियर मतलब जहाँ पे डेटा कंटेन करता है। ये जो क्लाइंट टियर है इसको हम क्लाइंट भी बोलते हैं, इसको हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं, इसको हम यूज़र इंटरफेस भी बोलते हैं। सही, समझने वाले की नहीं कोई भी नाम है, आसान ज़बान में यूज़र फेसिंग। ये जो एप्लीकेशन टियर है इसको हम बैकएंड भी बोलते हैं, इसको हम बिजनेस लेयर भी बोलते हैं। बिजनेस लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिक्वायरमेंट तो सारी यहाँ लिखते हैं, फ्रंट एंड तो सिर्फ एक्सेस कर रहा है, सारा तो बिजनेस यहाँ पर है, उसको हम बिजनेस लेयर भी बोलते हैं। इसको हम डोमेन भी बोलते हैं। डोमेन बिजनेस को दूसरा अल्फाज जो है डोमेन का होता है। डोमेन का मतलब कौन सा बिजनेस है, दरमियान वाले को हम डोमेन भी बोलते हैं, बैकएंड भी बोलते हैं, एपीआई भी इसी को बोलते हैं हम। तो ये बिजनेस भी इसी को बोलते हैं, सारे नाम इसी का आ जाता है। डेटाबेस जो है वो हमारे पास एक सेपरेट टियर है, जो एक सिक्योर चीज़ होती है जिसका एक्सेस हर किसी के पास नहीं होता, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेटा है। वो काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या होता है, डेटा हमारा होल्ड हो रहा होता है, परसिस्ट हो रहा होता है, वहाँ हम डेटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और उस जो सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस का, वो उसका मैनेजमेंट सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या कहता है कि आप अपना डेटा रखो इस तरह से, डेटा डिलीट करो इस तरीके से, डेटा अपडेट करो इस तरीके से। तो ये डेटा के साथ जितने भी ऑपरेशन आप उसके साथ करवा रहे हो। अभी जो कंसोल बेस ऐप थी, जो आप कंसोल बेस ऐप यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई डेटाबेस हमने रखना था? कुछ भी नहीं था, मतलब इनलाइन था। जब ऐप चल रही है तो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ऐप बंद हुई चीज़ें भी बंद हो गई। या तो हो सकता है कि हम किसी फाइल में रखवा रहे हो, जहाँ पर ऐप चल रही है वहीं पर किसी फाइल में रखवा रहे हो, मतलब कोई सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं है। सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या होता है कि फेसबुक जो है मैंने अपने इस मोबाइल से चलाई, मैंने क्या करा, एक पोस्ट डाला, दूसरे मोबाइल से ओपन करूँगा, पोस्ट नज़र आएगा, सेम फेसबुक यस सर आएगा, क्योंकि डेटाबेस जो है वो मेरा मोबाइल नहीं है। डेटाबेस क्या है, फेसबुक के पास रखा हुआ है, तो सेंटर है। मैं यहाँ से लॉगिन करूँ, ये जो मेरे सारे मोबाइल और मेरे लैपटॉप में ओपन हो रही है, ये क्या है, ये फ्रंट एंड है। कौन सी वाली टियर है ये? फर्स्ट ये क्लाइंट टियर है, फ्रंट एंड टियर है, यूज़र फेसिंग टियर है ये, समझ रहे हैं। और जो सेंट्रलाइज टियर है, जो सबके नहीं है ये, वो कौन सी है? एप्लीकेशन वो डेटाबेस है। और एक और टियर है, वो है बैकएंड, ये भी सबकी नहीं है ये, सही है। ये दोनों टियर किसके पास है? फेसबुक के पास है। फ्रंट वाली टियर किसके पास है? यूज़र के पास है। चलें आप लोगों से इसी बहाने एक सवाल करते हैं। ये पेन यूनिवर्सिटी की बुक है, AI नेटिव पेन यूनिवर्सिटी.org, या कोई भी वेबसाइट जो आप एक्सेस करते हैं अपने लैपटॉप से या मोबाइल से, ठीक है। मुझे ये बताएं, ये वेबसाइट इस वक्त कहाँ पर चल रही है? इस लैपटॉप पे चल रही है, या ये बैकग्राउंड पे जो मैं डिटेल बता रहा हूँ ये कहाँ डिप्लॉय है? मैं कहाँ से गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय है, या क्या ये गिटहब पेजेस के सर्वर पे चल रही है या इस लैपटॉप पे चल रही है? कौन बताएगा? कितने लोग कहते हैं क्योंकि ये गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय है, और मैं आपको बता रहा हूँ बैकग्राउंड पे गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय है, तो कितने लोग कह रहे हैं इस वक्त जो टाइम हो रहा है, जो आपको नज़र आ रही है ये वेबसाइट, ये इस वक्त गिटहब पेजेस पे चल रही है? ये तो नज़र आ रही है आपको। और कितने लोग कह रहे हैं नहीं ये गिटहब पेजेस पे नहीं, ये आपके लैपटॉप के ऊपर चल रही है? इस वक्त की बात कर रहा हूँ, इस वक्त लैपटॉप पे चल रही है आपकी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं इसको बंद करके दोबारा ओपन करूंगा तो कहाँ से लोड होकर आ रही है? इस पे सब एक नहीं है, इस पे तो जाहिर सी बात है गिटहब पेजेस से आ रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? गिटहब पेजेस से तो आ रही है। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट देता हूँ। आपके मोबाइल में सपोज कर लें कोई एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है व्हाट्सएप की, या फेसबुक रख लेते हैं, चले व्हाट्सएप का कॉन्सेप्ट फिर आप कुछ और लेंगे। वो फेसबुक की एप्लीकेशन आपके मोबाइल में या फेसबुक के सर्वर पर है, आपने डाउनलोड कहाँ से करी है? प्ले स्टोर से। तो फेसबुक की जो एप्लीकेशन चला रहे हैं वो प्ले स्टोर पे चल रही है, आपके मोबाइल में चल रही है? आप क्यों नहीं कह रहे प्ले स्टोर पे चल रही है? क्यों?
डाउनलोड कर लिया ना हमने, डाउनलोड हो गया। आप कह रहे हैं प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड करी, लेकिन वो मेरे मोबाइल में चल रही है क्योंकि मेरे मोबाइल का कंप्यूटर यूज़ कर रही है, मेरे मोबाइल की रैम यूज़ कर रही है, मेरे मोबाइल का इंटरनेट यूज़ कर रही है, मेरे मोबाइल की स्टोरेज यूज़ कर रही है, मतलब मेरे मोबाइल का हार्डवेयर यूज़ हो रहा है। तो जो प्ले स्टोर था वो सिर्फ एक क्लाउड था जहाँ से डाउनलोड होकर मेरे पास आ गई। इन केस मेरे पास डिलीट होती है तो मैं दोबारा प्ले स्टोर पे जाऊँगा, दोबारा से डाउनलोड करूँगा और उसको एक्सेस करूँगा। समझ रहे? यही तरीका होगा। यही सेम चीज़ वेब पर है, ये रखी हुई गिटहब पेजेस पर है, लेकिन जब मैंने इसकी वेबसाइट पे इसका URL लगा के एंटर करा तो वहाँ से डाउनलोड होके कहाँ गई, मेरे पास वेब पर आ गई। अब मैं इसको बंद करूँगा, दोबारा ओपन करूँगा तो दोबारा डाउनलोड होकर आएगी। फेसबुक के केस में हम वन टाइम डाउनलोड कर लेते थे, यहाँ के केस में क्या हो रहा है, यहाँ के केस में क्या फ़ायदा है कि वन टाइम डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जितनी बार मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ हर बार डाउनलोड करता हूँ। अब मेरी मर्ज़ी में इसको ओपन करके रखूँ, बंद ही ना करूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? तो ये वेबसाइट इस वक्त कहाँ चल रही है? कितने लोग कह रहे हैं इस लैपटॉप पे चल रही है इस वक्त? आपके लैपटॉप पर चल रही है? 100% इस लैपटॉप पे चल रही है। अगर यहाँ से मैं बंद करूँगा, दोबारा खोलूँगा तो ये गिटहब पेजेस से डाउनलोड होकर मेरे पास आएगी। सही है? हाँ, इस वेबसाइट को अगर किसी पेज पे मैं क्लिक करता हूँ और वो पेज डाउनलोड नहीं हुआ था पहली बार में, तो वो दोबारा से चाहेगा, दोबारा डाउनलोड करेगा। सही है? किसी नए पेज पर क्लिक करता हूँ, डाउनलोड नहीं हुआ था तो वो दोबारा जाके डाउनलोड करेगा। तो वो डाउनलोडिंग का प्रोसेस रहेगा, जो चीज़ डाउनलोड नहीं हुई है, लेकिन जो हो गई है डाउनलोड तो वो उसी को दिखा रहा है। अब हम आते हैं वापस अपने टीआर पे, इस पे। ये तो क्लाइंट साइड है, ये क्लाइंट क्यों कह रहे हैं? क्लाइंट कौन है? यूज़र को क्लाइंट बोलते हैं, कस्टमर को क्लाइंट बोलते हैं, मतलब जो इस्तेमाल करने वाला एंड यूज़र है उसको क्लाइंट बोलते हैं। तो इसको क्लाइंट साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्लाइंट की डिवाइस के अंदर चलती है, चाहे ये वेब हो चाहे ये मोबाइल ऐप हो। अब आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे क्लाइंट साइड के लिए? आपके पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? Next.js। आपके रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है Next.js आप यूज़ करिए। ठीक है, अब हम आते हैं एक और दूसरी टीयर पे। वो क्या है? एप्लीकेशन, बिजनेस, बैकएंड, एपीआई, आप उसको जो भी नाम देना चाहें। अब ये जो बैकएंड का टीयर है, इसके ऊपर देखो बनाया हुआ भी इन्होंने CPU है, मशीन बनाई हुई। ये बैकएंड का टीयर कहाँ चल रहा है? सर्वर पर। सर्वर का है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास वो एप्लीकेशन है उसने क्या करा हुआ है? किसी कंप्यूटर डिवाइस के ऊपर इस एप्लीकेशन को रन करा हुआ है, जैसे आप अपने लैपटॉप में करते हैं, उन्होंने कंप्यूटर पे करा हुआ है। वो 24 घंटे चल रहा है और वो कनेक्ट है किसी नेटवर्क से। तो क्या होता है, ये जो फ्रंट एंड है ये किसको कॉल करता है? उस वाले सर्वर पे जो वहाँ रखा हुआ है। तो ये जो सर्वर है ये क्या है? किस पे बना हुआ है? फास्ट एपीआई पे। किस पे बना हुआ सर्वर? फास्ट एपीआई। अब मुझे बताएं, सर्वर बनाने के लिए फास्ट एपीआई की जरूरत क्यों है? कौन बताया? ताकि हम वहीं पर लॉजिक्स लिखते हैं सर उसमें। जी। कितने लोगों को पता है कि सर्वर बनाने के लिए फास्ट एपीआई का इस्तेमाल करने की रियल रीजन मुझे मालूम? कौन बताया? ताकि वहीं पर टेस्टिंग भी की जाए। फास्ट के मैं बोला एक कॉन्क्रीट रियल रीजन। तो ये कुर्सी पे आप बैठे हुए, इसका मतलब ये थोड़ी ब्लू है तो बैठे हुए या स्ट्रॉन्ग है तो बैठे हुए। कुर्सी पे आप इसलिए बैठे हुए, इसकी स्ट्रॉन्ग कोर पार्ट क्या है कि कुर्सी के 4 पाए हैं, उस पर मैं बैठ सकता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग कोर पार्ट है। बाकी जो है इसके फीचर्स हैं। तो फास्ट एपीआई का यूज़ करने का एक कोर मकसद क्या है बैकएंड के ऊपर? सर कनेक्टिविटी है फ्रंट एंड की बैक एंड से, सारी लॉजिक कैसे लेंगे, क्या है मुझे ये बताएं। लॉजिकली एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, माइक है। मुझे पता है कि आवाज़ कैसे आ रही है स्पीकर में, ये माइक का तार उसमें जा रहा है, वहाँ से यहाँ जा रहा है। तो मैं कहूँगा एम्पलीफायर का काम क्या है? माइक की आवाज़ को अपने पास कंज्यूम करना, स्पीकर को यूज़ करना, उसके हिसाब से पैरामीटर सेट करना। ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है चीज़, मुझे क्लियर है। तो कितने लोगों को ये वाली बात क्लियर नहीं है कि बैकएंड पे क्या होता है? ईमानदारी से बताएं, कोई डर नहीं है। बैकएंड पे ये क्लियर नहीं है, मतलब एक क्लियर ट्रांसपेरेंट पिक्चर नहीं है मेरे पास। बस मुझे पता है हाई लेवल ये बैकएंड है, ये चलता है, इस पर फास्ट एपीआई लगती है, लेकिन मुझे एक्चुअल नहीं रीज़न पता। कितने लोग कह रहे हैं नहीं मालूम? सर टेस्टिंग पर। और कितने लोगों को एक्चुअल रीज़न मालूम है? तो फिर कितने कम लोग को हैंडल्स कर रहे हैं? दोबारा से पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को नहीं पता? मतलब ऑलमोस्ट इस पे नहीं वाले हैं। अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट देखें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जानते हैं, पाइथन सपोज कर लेते हैं। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी चीज़ बार बार इस्तेमाल करनी हो, क्या यूज़ करेंगे? रीयूजेबिलिटी के लिए सबसे कोर पार्ट क्या है? फंक्शन रख लिया हमने, फंक्शन का नाम हमने कोई भी रख लिया, या तो हमने कहा गेट, कोई भी हमने नाम रख लिया।
हम इसका नाम सपोज कर लेते हैं किसी स्पेसिफिक सर्च का फंक्शन बना लिया हमने, ठीक है, ये बन गया। अब मुझे ये बताएं फंक्शन का काम क्या है। फंक्शन का काम है डेटाबेस के अंदर से डेटा सर्च करना, सही है। और क्या डेटा सर्च करना, सपोज कर लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, टू डू ऐप का लिस्ट चेक कर रहे हैं। ये मैं एक ऐसी रैंडम लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ये कोई कोड नहीं है, ये वाली लाइन जो है कोई कोड नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फंक्शन का काम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या बना रहे हैं, डेटाबेस से टू डू की लिस्ट ला रही है, ये फंक्शन का काम है। सर्च के बजाय हम लिख देते हैं टू डू, सही है, ये टू डू ही कर देते हैं, ये टू डू का काम है। ये क्या करेगा, डेटा को सर्च करेगा, टू डू लिस्ट ला के दे देगा। अब इस फंक्शन में आर्गुमेंट पैरामीटर क्या लेंगे आप इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट ले लेंगे। आपने कहा भाई लिस्ट सर्च करनी है ना, तो यहाँ से लिस्ट का आर्गुमेंट ले लिया, ठीक है। क्या सर्च करना है वो आ गया, आर्गुमेंट आ गया, कोई भी आ गया, एक्स वाई जेड। अब इस फंक्शन को पाइथन में कॉल करने के तरीके क्या है, सिर्फ इसका नाम यूज करेंगे। अगर मैं सेम फाइल में हूँ क्या करेंगे, नाम यूज करा और क्या लिख दिया यहाँ पर, टेक्स्ट लिख दिया, यही तरीका है। पाइथन में फंक्शन ऐसी कॉल होगा, ये फंक्शन बदले में करेगा क्या, जो भी इस लाइन पे काम हो रहा है वो कर देगा। मैं इस पर प्रिंट करवा देता हूँ, कुछ भी करवा देता हूँ, ये इस लाइन पे काम हुआ वो कर देगा, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या है, नाम लिखा कॉल कर दिया। कितने लोगों को ये तरीका फंक्शन कॉल करने का मालूम है, एक एक करके आता है, सबने एंडर्स करना ताकि मेरे पास डेटा सही रहे। कितने लोगों को पता है ऐसा फंक्शन कॉल होता है, सही है। अभी जो फंक्शन कॉलर है इसके बाद रिटर्न में क्या जाएगा, हम यहाँ से लेके आ गए, हमने कहा प्रिंट रिजल्ट, प्रिंट के बजाय रिटर्न कर देते हैं। अभी छोड़ दें लाइन नंबर 2 में क्या हो रहा है, हम सपोज कर रहे हैं कुछ सर्च हो क्या आ रहा है। अब ये जो रिटर्न रिजल्ट है, समझ रहे हैं, रिटर्न रिजल्ट, ये रिजल्ट किसको मिलेगा, जो फंक्शन को कॉल करेगा। कितने लोगों को ये पता है कि जो फंक्शन को कॉल करता है रिटर्न उसको मिलता है। एक एक करके मेरे डेटा आपसे चाहिए, मैं थोड़ा एडवांस आऊँगा अचानक, ठीक है। जो फंक्शन को कॉल करेगा उसको क्या मिलेगा, रिटर्न। रिटर्न क्या आएगा, डेटा टू डू लिस्ट में टेक्स्ट सर्च हुआ, सर्च हो गया, लिस्ट कहाँ पे आ गई, किसके पास आ गई लिस्ट, जिसने कॉल करा है। ये कॉमन पाइथन की प्रोग्रामिंग में होता है ऐसा। कितने लोग इस पूरे कोड को देखकर परेशान नहीं है, बोले हमें मालूम है, समझ में आ रहा है, समझ में। अब दूसरी चीज़ भी आपको समझ में आएगी थोड़ी देर में। अगर मैं सेम फाइल में हूँ तो फंक्शन कॉल करने का तरीकेकार क्या है, ये वाला आ जाएगी, वापस आ जाएगी, सच में ही चलेगी, आ गई। अगर मैं सेम फाइल में हूँ तो फंक्शन कॉल करने का तरीका ये, अगर मेरी फाइल चेंज हो, सेम लैपटॉप है, सेम फोल्डर है, फाइल चेंज हो, तो फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या है, कोड करेंगे, मॉड्यूल बनाएंगे, ये फंक्शन दूसरे फाइल में इंपोर्ट करेंगे और कॉल कर लेंगे। इंपोर्ट वाला तरीका कितने लोगों को पता है, सबको पता है। अब एक स्टेप आगे आते हैं। अब मुझे ये बताइए तो फंक्शन है, ये किसके लैपटॉप में लिखा हुआ है, मोहसिन भाई के लैपटॉप में। मोहसिन भाई के लैपटॉप में क्या फंक्शन लिखा हुआ है, टू डू का। अब मोहसिन भाई ने कॉल करना था, उन्होंने क्या करा, अपनी सेम फाइल में कॉल करा। दूसरी फाइल में कॉल करना था, क्या करा, इंपोर्ट करके कॉल कर लिया। अब मिस गुलजार के पास भी एक लैपटॉप है, जो दूसरा लैपटॉप है। अब अगर मिस गुलजार मोहसिन भाई के लैपटॉप का टू डू का फंक्शन कॉल करना चाह रही है, कैसे होगा। अब मुझे बताएं, क्या ये तरीका है कि आपके लैपटॉप में लिखा हुआ फंक्शन मैं अपने लैपटॉप से कॉल करूं। कॉल का मतलब क्या, मैं कॉल करूंगा वो चलेगा, उसका रिटर्न मेरे पास आएगा, यही मतलब है ना। क्या ये सब तरीका है, क्या तरीका है, क्या तरीका है, एपीआई बनानी पड़ेगी। ये जो तरीका है ना, एक्चुअली जब भी हम सेम लैपटॉप में थे ना तो उसने नाम को ढूंढ लिया। नाम कैसे ढूंढा, टू डू, उसने देखा कहाँ ये रहा, टू डू कॉल कर लिया। दूसरी फाइल में थे तो हमने इंपोर्ट करके बता दिया यहाँ रखा हुआ है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, जगह को ढूंढना कि रखा हुआ क्या है। फंक्शन कौन मसला नहीं है, फंक्शन रखा हुआ क्या है, ये मसला है। सेम फाइल में मैंने लिखा टू डू, ब्रैकेट लगा, इसको ऊपर ही नजर आ गया,
दूसरी फाइल में जाके टू ब्रैकेट लगाया तो मैंने इंपोर्ट के थ्रू बताया यहाँ रखा हुआ, तो उसको पता लगा इस फाइल में इस लोकेशन पे ये फंक्शन रखा हुआ है। एग्री कर रहे हैं? अब अगर मिस गुलजार अपने लैपटॉप से मोहसिन भाई के लैपटॉप का फंक्शन कॉल करेगी तो मिस गुलजार के लैपटॉप को क्या चाहिए, मोहसिन भाई का लैपटॉप कौन सा है, कहाँ रखा हुआ है, एड्रेस जो जगह दो, फिर उसमें फंक्शन क्या रखा हुआ है, सब बताओ मुझे। यही है ना? तो ये तो कम्युनिकेशन के लिए तरीका होता है, वो कौन सा होता है? नेटवर्क। ये तो इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या है? मतलब जिस तरह आप अपने घर से गवर्नर हाउस आने के लिए रोड इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इंटरनेट आपके मोबाइल से दूसरे सर्वर से बात करने का प्रोटोकॉल है। आपके लिए जो रोड है, इसी तरह मोबाइल दो कंप्यूटर के लिए इंटरनेट रोड है, प्रोटोकॉल है। जिस तरह आपके लिए रोड जो है वो प्रोटोकॉल है। आप प्रोटोकॉल कौन सा फॉलो करते हैं? रोड का। उस प्रोटोकॉल पे आप गाड़ी में बैठ के घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठ कर, तो जो आपकी गाड़ी है वो क्या है? HTTP। सही है। इस तरीके से इन्होंने क्या करा, अब मिस गुलजार को क्या चाहिए? मिस गुलजार यूज़ करेंगे HTTP। HTTP क्या हो गया? इंटरनेट को इस्तेमाल करेगा, इंटरनेट से कोई प्रोटोकॉल यूज़ करेगा। प्रोटोकॉल पे क्या चीज़ आ गई? रोड आ गया, और रोड के ऊपर चलने वाली गाड़ी। अब इंटरनेट तो एक ही है, लेकिन गाड़ी कौन सी है? HTTP। गाड़ियाँ में बहुत सारी हैं। इसका मतलब ये है एक्चुअल प्रोटोकॉल जिसके थ्रू डेटा जाएगा और डेटा वापस आएगा, या जिसके थ्रू आप घर से निकले गाड़ी में बैठ के और आप वापस जाओगे। इस प्रोटोकॉल की खासियत क्या है कि इस प्रोटोकॉल को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जिसकी जगह से, जिस सोर्स से कॉल होगा, ये उसका जवाब भी वहीं पर जाके देगा, जो काम फंक्शन में होता है। जिसने कॉल करा जवाब उसी को मिलता है। इसी तरह HTTP को जो कॉल करेगा, कॉल जाएगी, फिर जवाब भी वापस उसी के पास आएगा। समझ रहे हैं? हज़ारों लोग HTTP कॉल कर रहे हैं, लेकिन जिसने कॉल करी है जवाब उसके पास जाएगा, उसका अपना जवाब। अब ये तो फंक्शन है, इसको मैं उसके ऊपर मैं HTTP कैसे लगाऊं ताकि मैं गुलजार सर मोहसिन के लैपटॉप का इस फंक्शन को कॉल कर सके? कैसे लगेगा? इसके लिए हमारे पास आएगी फास्ट API। फास्ट API में क्या यूज़ हो रहा है? स्टारलेट बैकग्राउंड में। फास्ट API जो क्लास है ना, उसके पीछे स्टारलेट यूज़ हो रहा है। तो फास्ट API का आप क्या करेंगे? आप इस तरह से डेकोरेटर लगाएंगे। फास्ट API का कोई डेकोरेटर होगा इस तरह ऐप के नाम का, उसके अंदर आप बताएंगे। अब नेटवर्क को बस लोकेशन चाहिए होती है, जिसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं। हमने बता दिया एंड पॉइंट ये वाला टू डू। अब क्या होगा? अब ये जो कोड है ये कहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है? HTTP पे। अब HTTP हम लगाएंगे यहाँ से लोकल होस्ट। जब अपने लैपटॉप में होंगे तो लोकल होस्ट लगाएंगे, जाहिर सी बात है। लगा दिया लोकल होस्ट। कोई ना कोई पोर्ट आती है, ये तरीका होता है लोकल होस्ट का। 8000 3000 एक्सपर्ट जो भी, इस पर स्लैश लगे और क्या आ जाएगा? टू डू। अब मुझे ये बताएं, ये जो टू डू था, ये वाला एड्रेस था, ये क्या है? ये मेरे लैपटॉप का एड्रेस है। किसके लैपटॉप का? हर किसी के पास लैपटॉप है, उसके पास ये वाला एड्रेस है। लोकल होस्ट मतलब मेरी अपनी बात हो रही है। लोकल होस्ट के अगर आप बैकग्राउंड पे जाएं, हो क्या रहा होता है? एक्चुअली में आप अपने घर पे ही बैठे हुए और आपको अपने घर से कोई चीज़ उठानी है, लेकिन यूज़ क्या करना है? नेटवर्क प्रोटोकॉल। आप अपने घर के गेट से बाहर गए, यूँ घूमे, वापस गेट से अंदर आए और अपने अपनी चीज़ यूज़ करनी, इसको बोलते हैं लोकल होस्ट। हो क्या रहा है? आपके इस लैपटॉप के अंदर एक इंटरफेस लगा हुआ है। इंटरफेस मतलब नेटवर्क का कार्ड लगा हुआ है। जैसे कि तार देखे ना, तार कहाँ लग रहा है? इंटरनेट का तार नज़र आ रही है? ये तार किस पे लग रहा है? मेरे लैपटॉप में किस में लग रहा है? ये जिस चीज़ में लग रहा है वो इंटरफेस है। हमने कहा ना, जो यूज़र फेसिंग चीज़ होती है उसको इंटरफेस बोलते हैं। तो ये कौन सा हो गया? नेटवर्क का इंटरफेस हो गया। ये तार जो नज़र आ रहा है, ये नेटवर्क के इंटरफेस में लगा हुआ है। तार के अंदर इनपुट आउटपुट है, एक जिसके थ्रू डेटा जा रहा है, एक जिसके थ्रू आ रहा है ना? ऐसा ही होता है ना। अब आप ये देखिए, मेरे इस लैपटॉप में एक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ? नेटवर्क का कार्ड। उसका एक इनपुट एक आउटपुट है। हो क्या रहा है? इनपुट से तार निकलता है, आउटपुट में वापस चले जाता है, जिसको हम जंपर बोलते हैं। जंपर सुना है किसी ने? जिसको हम बोलते हैं लूप, या हम इसको बोलते हैं सेल्फ लूप। मतलब मैंने अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करा, या किसी ने एक्सटेंशन बोर्ड देखा है, उसका प्लग उसी के बोर्ड में लगा दो। समझ रहे? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लोकल होस्ट। लूप बैक मतलब मैंने अपने आप से ही अपने आप को कनेक्ट कर दिया।
तो आपके लैपटॉप में कार्ड लगा हुआ है और वो कार्ड क्या करता है, आपस में अपने आप को कनेक्ट करता है। मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे एक कमांड लिख रहा हूँ, मैं एंटर कर रहा हूँ। इस कमांड का मैं टॉप दिखाता हूँ आपको। IP config protocol 90 मैं WSL से दिखा देता हूँ। कहाँ है, ये आ गया। 1 2 3 चलिए, इनके पास स्टोर नहीं है, लेकिन मैं आपको लूप पे एक अलग से दिखाना चाह रहा था। ये WSL का है, इथरनेट का है।